हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके परिश्रम बैच में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। एक बार आप सब लोग मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है और क्या मैं आप लोगों को सही से दिख रही हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। अ वेरी गुड इवनिंग। इवन आई एम हैप्पी टू सी एवरीबडी हियर वंस अगेन। जल्दी से मुझे बता दीजिए आप लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है। क्या मैं आप लोगों को सही से दिख रही हूँ? अगर ये दोनों चीजें ठीक है तो फिर हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अ वेरी गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। हाउ आर यू ऑल? हाँ, देयर इज वन पॉइंट, यस, पिछली क्लास के नोट्स दे आर ऑन इन द प्रोसेस, क्योंकि वो नोट्स ना मैं खुद लिख रही हूँ एंड सिंस आई हैव वेरियस बैचेस विद मी तो मेरे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए मुझे उन नोट्स को बनाने के लिए। सो आई ट्राई टू अपलोड दे आई ट्राई टू गेट देम अपलोडेड बाय टुमारो मैक्सिमम। कल तक आप लोगों को वो नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, नोट्स का ही मैं बता रही हूँ। आई हैव सेड कि लास्ट क्लास में आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, बट सिंस आई हैव वेरियस बैचेस एंड आई एम मेकिंग द नोट्स माई सेल्फ, और नोट्स मैं खुद बना रही हूँ तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। जस्ट गिव मी टुडे। कल तक आप लोगों को आपके नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, आई डिस्कस ऑल द पोएटिक डिवाइसेस टुडे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग करने वाले हैं मेरे दिल के बहुत करीब एक बहुत बहुत ज्यादा अच्छी सी एक पोयम जिसका नाम है माय मदर एट 66। ठीक है, हाँ बेटा, बोर्ड से वाले मिल जाएगी। जिसका नाम है माय मदर एट 66। ठीक है, ये बहुत प्यारी पोयम है, बहुत अच्छी पोयम है, तो इसको हम पढ़ेंगे। हैप्पी बर्थडे सत्या। आज हम इस पोयम को पढ़ेंगे, पर इस पोयम को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस सिंपली एक चीज ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों में से मूवीज देखना किस किस को अच्छा लगता है। बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास, थोड़ा सा मैं इस पोयम के बारे में इंट्रोडक्शन पे बात करना चाहती हूँ। एक बार आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों में से मूवीज देखना किस किस को अच्छा लगता है, एंड देन आई टेल अबाउट अ रीसेंट मूवी जो आई है और उससे हम फिर इस पोयम को स्टार्ट करेंगे। मूवीज देखना किस किस को अच्छा लगता है? बढ़िया। एंड देयर इज अ रीसेंट मूवी बच्चों जिसका नाम मैं अभी आप मतलब आपको स्क्रीन पे बता रही हूँ लिखकर। अभी रिसेंटली ही एक बहुत अच्छी मूवी आई है, अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी है, जिसका नाम है गुड बाय। गुड बाय इज द नेम ऑफ द मूवी। ये अभी आई थिंक रिसेंटली या तो नेटफ्लिक्स पे आई है या प्राइम वीडियोस पे आई है। क्या आप लोगों ने ये मूवी देखी है? गुड बाय इज द नेम ऑफ द मूवी। इस मूवी में हमारे पास जो दो प्रोमिनेंट एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, एक तो हमारे पास वो है अमिताभ बच्चन है, और उन्हीं के साथ साथ रश्मिका मंदाना जो साउथ इंडिया के एक्ट्रेस हैं वो भी हैं। तो क्या ये वाली मूवी देखी है किसी ने, गुड बाय? अभी रिसेंटली आई है। अभी अगर आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, मैं क्लास से जस्ट 1 मिनट पहले वही सुन रही थी, जयकाल महाकाल। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा सूदिंग गाना है। तो एक बार वो गाना भी आप लोग सुनना, जयकाल महाकाल, बहुत अच्छा गाना है, जरूर सुनना, मजा आएगा सुनकर। और या तो आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी, तो नहीं देखी तो थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि इस स्टोरी के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो होता क्या है स्टोरी के अंदर, बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टोरी में क्या होता है, ये स्टोरी में क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इसको मैं अपनी पोएम से भी रिलेट करने वाली हूँ आगे आने वाले 2-4 मिनटों के अंदर। तो स्टोरी में ये होता है कि एक लेडी, मतलब हस्बैंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड थे हमारे अमिताभ बच्चन जी, और उनकी वाइफ जो थी वो कोई और एक्ट्रेस थी जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ था इस मूवी के अंदर, ये सब बच्चे ना अलग अलग शहरों में रहते थे। इनके 3 या 4 बच्चे थे, और इनके ये जितने भी बच्चे थे ये सब लोग अलग अलग शहरों में रहते थे। तो फाइनली एक दिन ऐसा आता है, मूवी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि इनके पेरेंट्स, बच्चों को फोन आता है बताने के लिए रिगार्डिंग सम न्यूज इन देयर हाउस, बट नो चाइल्ड वाज एबल टू पिक अप द फोन। कोई भी भाई बहन ने मम्मी पापा का फोन उठाया ही नहीं था। ठीक है, पेरेंट्स का जो फोन था वो उठाया ही नहीं गया था। अगले दिन उन सब बच्चों को पता लगता है, जितने भी बच्चे थे, कि नीना गुप्ता, हाँ नीना गुप्ता वाज द लेडी। तब उन्हें पता लगता है कि उनकी जो मदर थी, जो उस मूवी में उनका नाम गायत्री था,
उनकी डेथ हो गई है एंड शी इज नो मोर। एंड देन ऑल द चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे थे उनके, उन सबको ना ये चीज रियलाइज होती है यार कि जिस समय, क्योंकि किसी ने भी उस समय में फोन नहीं उठाया जिस समय पे उनकी मम्मा की डेथ हुई, हर इंसान ने वो फोन उठाया अगले दिन, दो दिन बाद। तो मतलब उनकी मम्मा को रखना पड़ा तब तक, टिल द टाइम कि वो बच्चे वापस आए और उनका संस्कार करें। So the mother was still there, was not there, and the children did not even come to know कि उनकी मम्मा के साथ ऐसे हो गया है। अब उसके बाद वो बच्चे घर आते हैं, अपने पेरेंट्स को मिलते हैं, उनको बहुत रिग्रेट होता है कि जो टाइम उनके पास था अपनी मम्मा के साथ सेलिब्रेट करने का या एंजॉय करने का, वो नहीं कर पाए, वो टाइम को अपना यूटिलाइज नहीं कर पाए। और ये पूरी स्टोरी ना इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से एक मदर की इम्पोर्टेंस को हम लोग हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं। ठीक है, कि कितनी बारी ऐसा होता है कि हम ना अपनी मम्मा को इतना लाइटली ले लेते हैं कि अरे माँ ही तो है, लेकिन द मोमेंट द डे इज गोइंग टू कम व्हेन शी इज नॉट गोइंग टू बी देयर, एक ना एक दिन ऐसा आएगा, बेटा मैं भी हूँ भोलेनाथ जी की फैन, मैं भी वही सुन रही थी, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है व्हेन यू गोइंग टू सी या व्हेन यू गोइंग टू रियलाइज कि अब नहीं हो सकता, या शायद वो जो पर्सन जिनका हम इंतजार कर रहे थे, जो हम चाहते हैं हमारे साथ रहे, जो कि हमारी मदर, वो नहीं होंगी। ये पोएम भी इस फियर को ही एक्सप्रेस करती है। हाँ बेटा किसी के साथ भी देख सकते हो, उल्टा मम्मी पापा के साथ देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो माय मदर एट 66 जो है ना बच्चों, ये भी एक ऐसी ही पोएम है जो हमें बताती है कि एक मदर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, कि हमारी जो मदर्स हैं वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या उनका क्या रोल हमारी लाइफ के अंदर होता है, या कितनी ज़रूरी वो लेडीज़ जो है वो हमारी लाइफ में होती हैं। और फिर किस तरीके से जो उनके फादर हैं वो अपने बच्चों को मनाते हैं कि तुम जो है ना अपने बालों का दान कर दो, अपने जो केश है केशों को दान कर दो, बिकॉज जनरली हमारे हिंदू कल्चर के अंदर ये बोला जाता है कि हमारे जो बाल होते हैं ना वो हमारे पेरेंट्स का कर्ज होता है। तो द मोमेंट अ पर्सन डाइज इन द हिंदू रिलीजन, हमारे अंदर एक रिचुअल है कि जितने भी आदमी होते हैं घर के, वो अपने बाल कटवा देते हैं एज अ फॉर्म ऑफ दान, की जो भी माता पिता ने हमारे लिए किया है, हमने उनका जो भार है या जो भी उन्होंने हमारे लिए अच्छा किया है, उन सब का जो अब क्या कहते हैं उसे बोझ है, जो उसका एक कर्ज रह जाता है हमारे सर के ऊपर, वो ना रहे। तो इसीलिए वो लोग अपने बाल भी हटवा देते हैं। तो स्टोरी में इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया है कि किस तरीके से आजकल के लोग जो इन चीज़ों को मानते नहीं है, उनको कैसे हम इन सब पिंडदान कहते हैं शायद उसको, फिर हम किस तरीके से उनको ये सब चीज़ें मनवाते हैं कि मतलब दिस इज़ वेरी गुड। जो चीज़ें अभी कल्चर में दी गई हैं हमें उन कल्चर को फॉलो करना चाहिए। तो ये पोएम भी कहीं ना कहीं, वो तो कहानी हो गई कि द मदर वॉज नो मोर, लेकिन ये जो पोएम है ना, ये हमारे मन में वो डर को क्रिएट करती है कि वो डर हम सबके मन में है। ठीक है, हम सबके मन में है। आप लोगों ने वो लाइन सुनी है ना, मेरे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, ऐशो आराम है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तो हमारे पास माँ है। हम लोग इस चीज को बोलते हैं ना कि मेरे पास माँ है, तो ये मान लो कि वो दौलत शोहरत सब वेस्ट है अगर तुम्हारे पास माँ है तो ये पोएम जो है ना बच्चों, ये भी इस मदर को ही डेडिकेटेड है जिन्होंने हम सबके लिए अपनी जान दे दी। ठीक है, जिन लोगों ने जान दे दी, जिन्होंने पूरी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी। एंड एट द एंड व्हेन स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए, ये स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए बात की जाती है कि लड़कियां जो होती हैं ना वो अपना घर छोड़ के चली जाती हैं, तो मतलब उनको अपनी मदर्स के साथ भी टाइम नहीं मिलता। और इट इज़ वेरी अनफेयर विद द गर्ल्स की जब वो अपना खुद की गृहस्थी बसाती हैं, कि जब हमारी खुद की उनकी फैमिलीज बनती हैं तो वो एक डिलेमा में फंस जाती हैं। डिलेमा किस चीज का? अपनी मम्मी से अरे वाह, कि हमारी मम्मा के हम अपनी माँ होने का फर्ज पूरा करें या अपनी मम्मी की तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें। तो वैसी ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमारी जो पोएट है जिनका नाम है कमला दास, वो भी फंसी हुई है। ठीक है, यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर वो दोनों ही जो कमला दास है वो इस सिचुएशन में फंसी हुई है कि या तो वो अब अपनी फैमिली देखें, ठीक है, या तो वो अब अपनी फैमिली देखें, उनका अपना हस्बैंड देखें, अपने बच्चे देखें, या फिर देखें अपनी उस ओल्ड एज की मम्मा को, या फिर देखें वो अपनी उस ओल्ड एज की मम्मा को जो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं अब कि अब वो अकेली हैं। अब मैं भी नहीं हूँ उनके साथ उनकी हेल्प करने के लिए। द ऑथर थिंग्स, जो पोएट है हमारी, वो ये सोचती है कि अब मैं भी नहीं रह गई वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए, अब वो अकेली है। तो उसका ना मन नहीं मान रहा था कि मैं अपनी मम्मी को यहाँ से छोड़ के कैसे जाऊं। तो वो एक डिलेमा, जो एक कंफ्यूजन रह जाती है ना दिमाग में कि यार क्या पता ये शायद मेरी मम्मा से मेरी आखिरी मीटिंग हो, क्या पता मैं वापस आऊं तो मेरे को बस एक न्यूज आए
अनएक्सपेक्टेड, मुझे कुछ सोचने में भी ऐसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सच में ऐसा हो जाए, दैट आई कम टू नो दैट द मदर इज नो मोर। तो ये एक बड़ी ही खतरनाक सी बात है, बहुत ही बुरी सी बात है इन टर्म्स ऑफ इवन थिंकिंग कि व्हाट इफ द मदर इज नो मोर, बिकॉज ये डर हम सबके मन में बचपन से होता है कि क्या हुआ क्या होगा कि अगर मम्मी नहीं होगी तो कमला दास ने जब अपनी मदर को ओल्ड देखा तो वो जो एक्चुअल डर था उसके मन में अपनी मम्मा को लेकर, वो सब एकदम से उजागर होने लगा। उसको ऐसा लगने लगा कि सच में अगर ऐसा हो गया कि तो अगली बारी मेरा क्या होगा, बिकॉज इस तरीके से मम्मी को देखकर लग रहा है कि शायद अगली बारी में मम्मा से नहीं मिल पाऊंगी। समझ में आया? ये देखो जरा, ये अलग ही धुन में चल रहे हैं। राजमा चावल एंड पानी पूरी इन मसौली आर वेरी फेमस। कहाँ जाओगे बच्चों तुम? ये अलग ही इनकी फूड ब्लॉगिंग चल रही है यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। माई मदर एट 66 मस्ट वॉच। मैं सजेस्ट करूंगी कि आज ना प्लीज ये पोएम सुनने के बाद, ये पोएम आज खत्म हो जाएगी, इसमें सब खत्म हो जाएगा। इस पोएम के लेक्चर को खत्म करने के बाद ना बच्चों मस्ट वॉच है ये मूवी, जरूर देखना। मतलब मैं तो सच्ची बता रही हूँ, मैंने कल ये मूवी देखना स्टार्ट किया था एंड मैं रोने बैठ गई थी। ठीक है, मैं लेजिट रोने बैठ गई थी। मतलब पता नहीं, मुझे ना बहुत ही रोना सा आ रहा था इस मूवी को देखकर। मैंने थोड़ी देर बाद ना वो कंट्रोल किया कि नहीं भाई मूवी देख ले। फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर वो मूवी लगाई कि चलो एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने पूरी मूवी देखी ना तो आई जस्ट लव्ड इट। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि डेफिनेटली ना इस मूवी को जरूर देखना। अब आगे करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग बच्चों सबसे पहली चीज हम इस पोएम को करने वाले हैं। ठीक है, पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन पहले करेंगे, फिर उसकी थीम पे, उसकी समरी पे और उसके क्वेश्चंस को भी हम लोग हमारी आज की क्लास में करेंगे। साथ ही साथ इस पोएम के अंदर यूज किए जाने वाले जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको भी हम लोग आज हमारी क्लास में डिस्कस करके जाएंगे। विच मीन्स ये जो पोएम है फुल फ्लेजेड तरीके से हम लोग इसको खत्म करेंगे आज ही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पोल होगा थोड़ा सा, पर पहले पढ़ तो लो, चैप्टर की शुरुआत तो कर लो। तो स्वागत है आपका देवियों और सज्जनों, इन्हीं सज्जन जी की ये मूवी है, जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं आप लोगों के सामने ये इमेज रखती हूं तो इस इमेज को देखकर आपके दिमाग में क्या आता है ना बेटा? मेरे साथ भी यही होता है, मैं भी रोने लगती हूँ सुहानी। मैं तो बहुत ही इमोशनल हूँ। मम्मी के साथ बैठ के देखना, इनफैक्ट मम्मी भी रोने लगेगी। सो इस इमेज को देखकर आपके माइंड में क्या आता है? मूवी का नाम है बेटा गुड बाय, बुढ़ापा। 7 करोड़। ठीक है, ओल्ड मदर, ठीक है, ओल्ड एज। इनको देखकर हमें ये दिखने में, ये सिंपली दिखने में हमें क्या पता लग रहा है कि भैया ये ओल्ड एज की है। ठीक है, ये मस्ट बी अ मदर, ये भी किसी ना किसी की माँ होंगी। ठीक है, इनके फेस पे हमें क्या दिख रहे हैं बच्चों? इनके फेस पे हमें दिख रहे हैं रिंकल्स। ठीक है, इनके फेस पे रिंकल्स के साथ साथ हमें दिख रही है आंखें। अगर तुम ध्यान से देखो तो आंखों में वो टायर्डनेस दिख रही है, थकावट दिख रही है आंखों के अंदर। ठीक है, चेहरा बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, पेल हो गया है फेस, झुर्रियां पड़ गई हैं। ये ओल्ड एज मदर, दादी कुछ भी हो सकती हैं ये। सो शी कैन बी अ लेडी ऑफ एनी काइंड। ठीक है, ये ओल्ड एज की आंटी हैं, डेफिनेटली किसी ना किसी की मदर भी जरूर होंगी। इनके फेस पे रिंकल्स हैं, इनके चेहरे पे टायर्डनेस है। टायर्डनेस का मतलब क्या हो गया? इनके फेस में ना वो थकावट है। और थकावट किस चीज की हो सकती है बेटा? थकावट हो सकती है शायद जिंदगी की भागदौड़ की। जरूरी नहीं है कि काम करके इंसान को थकावट हो। अ पर्सन हु हैज इज सो ओल्ड, उसने बहुत कुछ देखा है, तो हो सकता है कि ये उस चीज की भी डलनेस इनके फेस के ऊपर हो। तो कुछ ऐसी ही आंटी की हम लोग बात करने वाले हैं आज, जो है कमला दास की मदर। ये पोएम जैसा मैंने आप लोगों को बताया एक लड़की के बारे में है, एक औरत के बारे में है। अच्छा, मैं यहाँ पोएट बोलूंगी, पोएटेस नहीं बोलूंगी, बिकॉज मुझे पोएट बोलने की आदत है। तो ये पोएट ने एक स्टोरी लिखी है कमला दास ने, जिन्होंने अपनी मदर के बारे में लिखा है कि मेरे मन में भी ना एक डर आ गया था अपनी मदर को लेकर कि अगर मेरी मदर ना रहे तो मेरा क्या होगा। तो ये पोएम क्या है? माई मदर एट 66
कैप्चर्स द फियर ऑफ द नरेटर ऑफ लूजिंग हर मदर। ये बहुत ब्यूटिफुली इस चीज को कैप्चर करती है कि नरेटर के साथ साथ हमारे मन में भी हमारी मदर को खोने का जो डर होता है कि कल सुबह मैं उठूं और मेरे को कुछ बुरी न्यूज मिल जाए तो मेरा क्या होगा। ड्यू टू डिक्लाइनिंग हेल्थ, क्योंकि उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, एंड लॉस ऑफ एनर्जी विच इज अकम्पनीड विद ओल्ड एज। ये पोएम जो है ये एक औरत के बारे में है जिसकी जो अपनी मदर से सेपरेटेड है, जो अपनी मदर से दूर रहती है और उसकी जो मदर है वो काफी बीमार रहती है, उसकी मदर में एनर्जी नहीं है एंड साथ ही साथ वो ओल्ड हो गई हैं। इस ओल्ड एज में, इस बीमार सिचुएशन में कमला दास को मजबूरन अपनी मम्मा को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। The poet accepts this reality and is disturbed by her mother need for one-on-one hand. अब poet को anyhow accept करनी पड़ती है अपनी reality। बेटा मैंने नोट्स के बारे में बता दिया, नोट्स कल तक मिल जाएंगे, मैं खुद बना रही हूँ नोट्स, तो वो कुछ बच रहे हैं उसमें लिखना। The poet accepts this reality and is disturbed by her mother's need for her on one hand and her own duties and responsibilities on the other hand. तो यहाँ पर आप लोग कमला दास के लिए बच्चों एक लाइन लिख सकते हैं कि कमला दास जो है ना बच्चों वो एक डिलेमा में है। डिलेमा एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन होती है जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको क्या करना है, आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो यहाँ पर कमला दास एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो कंफ्यूज है कि मैं अपनी मम्मी के पास रुक जाऊं या फिर मैं अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दूं। तो कमला दास की भी दो फैमिलीज हो गई, एक में उसकी बेटी और उसके हस्बैंड एंड दूसरी में उसकी मदर। अब यहां से वो कोची जा रही है वापस, तो विच मीन्स वो अपनी फैमिली के पास जा रही है, लेकिन फैमिली के पास जाने के लिए उसको अपनी मम्मा को पीछे यहाँ पर जाके छोड़ना पड़ेगा। तो उसको वो मम्मा को पीछे छोड़ने में बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा है कि मैं कैसे अपनी मम्मा को यहाँ पीछे छोड़ जाऊं। व्हाट इफ अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊं तो मैं अपनी मदर से मिल ही ना पाऊं, बिकॉज उसकी मदर जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई हैं। एक सेकेंड, हाँ। दिस हेल्पलेसनेस इज पॉइजनेंटली ब्रॉट आउट इन दी पोएम। ये जो हेल्पलेसनेस है कमला दास की, जो वो कंफ्यूज है इस चीज के अंदर, ये बहुत ज्यादा क्लियरली हमें इस पोएम के अंदर देखने को मिल रहा है। डिलेमा का मतलब होता है बेटा सिंपल टर्म्स में कंफ्यूजन। जब भी हमें किसी भी चीज को लेकर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो हम ये कहते हैं कि हम उस चीज के डिलेमा में हैं। तो यहाँ पर जो कमला दास है वो बहुत ज्यादा वो थी, क्या थी, कंफ्यूज थी कि वो अपनी मदर के पास रुके या फिर वो वापस चली जाए। The emotions experienced by the poet are essentially universal in nature. जो ये emotions ये हमारी poet ने feel करे हैं जिनका नाम है कमला दास, ये universal हैं। universal का मतलब है everyone feels them, everyone feels them। ये जो इमोशन है ये हर इंसान फील करता है कि ऐसा होगा कि अगर हमारी मदर ना हो तो हमारा क्या हो जाएगा। The fear of losing a loved one is the theme of the reader can identify with। और इसकी थीम क्या है? The fear of losing one। What if कल हम उठे एंड हमारे पास हमारी मदर ना हो, तो वो जो डर होता है हमारे दिमाग में मदर के ना होने का, वो इस पोएम के अंदर बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है। समझ में आया? यहां तक कहानी समझ में आई? पोएम स्टार्ट करें लाइन बाय लाइन। मेरा पॉइजनेंटली को हम लोग क्लियरली कह सकते हैं, वैसे बहुत ज्यादा पॉइजनेंटली का मतलब होता है बहुत ज्यादा ना दिखाकर, बहुत ही क्लियरली, बहुत विजिबल वे में। एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए यहां तक क्लियर है? अच्छा कुछ बच्चे बीच में लिख रहे थे बेटा मैम बोरिंग हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा बोरिंग हो रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है तो आई कैन नॉट हेल्प इट, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मोस्टली बच्चों को यहाँ बोरिंग लग रहा होगा। इट इज जस्ट ईदर वन और टू ऑफ यू। बोरिंग हो रहा है क्या? बोरिंग तो नहीं है किसी भी हाल में। नहीं हो रहा, देखा? ठीक है, तो पोएम बच्चों कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, कुछ इंटरेस्टिंग कराइए। पेपर में आके एग्जामिनर को ये नहीं बोलोगे ना कि कुछ इंटरेस्टिंग कराइए। पेपर में तो भैया आएगा जो आना है तो वो तो पढ़ लो। नहीं कहाँ पागल। एनीवेज
पोएम स्टार्ट होती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो यानी जो कमला दास है वो यहाँ से स्टोरी को कुछ पास्ट में ले जाती हैं। कौन लेकर जाती है? कमला दास यहाँ से स्टोरी को कुछ पास्ट में ले जाती हैं और वो कहती है जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से वापस जा रही थी, कहाँ पर वापस जा रही थी? कोचिन। और कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। यानी सिंपल टर्म्स में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो उसकी मम्मा थी कमला दास की, वो उनको ड्रॉप करने जा रही थी। मदर क्या करने जा रही थी? मदर वॉज गोइंग टू ड्रॉप द पोएट। जो मदर है वो पोएट को ड्रॉप करने जा रही थी। यानी मम्मी इतनी बूढ़ी होने के बाद भी अपनी बेटी के साथ जा रही हैं उसको छोड़ने के लिए। तो द मदर हैड गॉन देयर विद हर डॉटर। कहां पर? अपनी बेटी को छोड़ने के लिए टू द एयरपोर्ट। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब यहाँ पर डोज का मीनिंग बच्चों होता है स्लीपी। यहाँ पर ऑलरेडी स्लेप्ट, उसकी मदर जो है वो ऑलरेडी सो रही है। ओपन माउथ, और मतलब अगर ओपन माउथ इंसान होता है तो वो ऐसे होता है। एंड जनरली ओपन माउथ, बेटा कोचिन एक सिटी है, कोचिन इज अ सिटी, कोचिन इज अ सिटी, ठीक है। सो द मदर वाज सिटिंग ओपन माउथ। एंड ओपन माउथ इंसान कब बैठता है? जब वो बहुत ज्यादा थक जाता है। अब आप लोग जब ट्रिप पे जाते हो, ट्रिप पे जाने के बाद अगर आप सो जाओ और आपका कोई दोस्त आपको ऐसे खुले मुंह की फोटो खींच ले, तो जनरली वो कब किया जाता है? वो तब किया जाता है जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो। तो विच मीन्स कि यहाँ पर जो मदर है ना, वो बहुत ही थोड़े थोड़े समय के अंदर बहुत कम काम करके थक जाती है। विच मीन्स उसकी मदर को खेचल बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। और यहाँ पर एशन, ये एशन वर्ड जो आया है ना बच्चों, ये ऐश से आया है। ऐश का मतलब होता है राख। राख कैसी कलर की होती है? ग्रे। ग्रे का मतलब बेसिकली हम यहाँ पर, ग्रे कौन सा होता है? ग्रे ना कलरलेस सा रंग होता है, मतलब उसमें कोई रंग नहीं होता। तो वैसे ही यहाँ पर जो उसकी मदर है उनका फेस बहुत ज्यादा वो हो गया है, ऐसे ग्रेइश सा हो गया है। विच मीन्स उनके मदर के जो फेस के कलर्स हैं वो चले गए हैं। जब एक इंसान ओल्ड हो जाता है ना बच्चों, तो उनके फेस के जो कलर्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ढलने लग जाते हैं। और जो उनकी मदर का जो फेस होता है ना वो बहुत ज्यादा डल हो जाता है और बहुत ज्यादा ना रंग उड़ जाते हैं, लाली हट जाती है फेस से और सिर्फ स्किन सी रह जाती है, वो भी बड़ी अजीब सी। दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब कॉर्प्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कमला दास ने अपनी मदर के फेस को किससे कंपेयर किया? एक डेड बॉडी से कंपेयर किया। तो बेटा मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि कभी भी मदर के फेस को ना ये मत लिख कर आना दैट द मदर लुक्स लाइक अ डेड बॉडी। जी नहीं, ये गलती मत करके आना, मदर को डेड बॉडी लिखकर मत आना। आप ऐसे लिख सकते हो दैट द मदर लुक्स लाइक अ पर्सन हु इज नो मोर, ठीक है। बिकॉज डेड बोलना ना बहुत ज्यादा रूड हो जाता है और अच्छा नहीं लगता सुनने के अंदर, इसीलिए डायरेक्टली डेड मत बोलना या डेड बॉडी मत बोलना। हाँ, तो यहाँ पर कभी भी ना उसकी मम्मा को डायरेक्टली डेड बॉडी मत बोल देना, या आंसर में भी ये मत लिखाना दैट द मदर लुक्स लाइक अ डेड बॉडी, बहुत रूड लगेगा, बहुत ही गंदा लगेगा। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो द मदर लुक्स लाइक अ पर्सन हु इज नो मोर, कि उसकी मदर एक ऐसे इंसान जैसी लग रही हैं जो हु इज नो मोर, जो दुनिया में नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको लिख कर आना। एंड शी रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और यहाँ पर कमला दास को रियलाइज हो जाता है कि उसकी मम्मी उतनी ही ओल्ड दिख रही है जितनी वो, मतलब उतनी ही ओल्ड दिख रही है जितनी वो थी। यानी जो उसकी मदर है वो, अब ऐसा नहीं है कि वो ओल्ड दिख रही है लेकिन उतनी ओल्ड है नहीं, उनका जो फेस है वो उतनी उनकी एज से अब मैच करने लगा है। यानी उनका जो ओल्ड एज है वो बहुत ही क्लियर हो चुका है, क्लियर ऑन हर फेस, यानी क्लियरली एविडेंट। अब ये जो उसकी मदर है उनके फेस के ऊपर उनकी जो ओल्ड एज है वो बहुत ज्यादा एविडेंट हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है। अब यहां पर वो कहते हैं एड्रेसिंग द रीडर
द पोएट शेयर्स हर एक्सपीरियंस अबाउट वन फ्राइडे मॉर्निंग। अच्छा, कई मेरे साथ ना, जब मैंने वॉरियर लिया था, वॉरियर नहीं विजेता लिया था, जब मैंने विजेता लिया था, जब मैंने मैराथन लिया था, तो मेरे को ना बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि मैम कमला दास जो थी ना वो खुद गाड़ी चलाकर जा रही थी। तो बेटा ऐसा नहीं था, कमला दास खुद से गाड़ी, बेटा मदर वाज लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स लिख सकते हो, लेकिन वही है ना, कॉर्प्स बहुत रूड वर्ड लगता है। तो बच्चों का एक डाउट था कि कमला दास खुद गाड़ी चलाकर लेकर जा रही थी। जी नहीं बेटा, ऐसा नहीं था, बिकॉज अगर कमला दास गाड़ी चलाकर लेकर जा रही होती तो कमला दास की मदर को वापस कौन छोड़ने आता। तो कमला दास एंड हर मदर माइट बी ट्रैवलिंग इन अ टैक्सी, वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे टैक्सी में, कमला दास खुद गाड़ी चलाकर नहीं जा रही थी। हाँ, addressing the reader, the poet shares her experience about one Friday morning when she was on her way to the airport in Cochin. अब वो कहते हैं ये उन टाइम की बात है जब अपने वो घर जा रही थी और एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी टुवर्ड्स कोचिन, मूविंग अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। और जनरली ये लड़कियों के साथ होता है, जिन लड़कियों की सभी के साथ होगा, जब लोगों की शादी हो जाती है ना, तो उसके बाद स्पेसिफिकली ये चीज सिर्फ लड़कियां झेलती हैं, ये सिर्फ लड़कियां झेलती हैं। और लड़कियां क्या झेलती हैं, लड़कियां ये झेलती हैं कि उन्हें ही अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, और उसके बाद दे हैव टू थिंक कि मैं अपने घर को देखूं, अपने ससुराल को देखूं, या अपनी मदर और फादर को देखूं जो पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शी हैड टू गो टू हर होम, यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्हें बस मानना पड़ रहा था, शी हैड टू एक्सेप्ट हर रियलिटी, जबकि उनका मन नहीं था। हर एजेड मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, बिकॉज उसकी मदर ने डिसाइड किया था कि मैं अपनी बेटी को कम से कम एयरपोर्ट तक तो ड्रॉप कर ही आऊं। अब क्योंकि एक और चीज देखो, यहाँ पर कमला दास ट्रैवल कर रही है बाय प्लेन। हम लोग जनरली बच्चों बाय प्लेन कौन सी वो ट्रैवल करते हैं, कौन से डिस्टेंस से ट्रैवल करते हैं, तो थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, जो बहुत दूर होते हैं, जनरली हम उन डिस्टेंसेस को बाय प्लेन ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर भी कमला दास जो है वो अगर बाय प्लेन ट्रैवल कर रही हैं, विच मीन्स उन्हें कहीं दूर जाना है रहने के लिए, विच मीन्स कि वो अपनी मदर से बहुत दूर होंगी, तो उतना आसान शायद उनके लिए वापस आना नहीं होगा। तो इसीलिए उसकी मदर ने भी डिसाइड किया कि कोई नहीं, मैं भी जाकर अपनी बेटी को सी ऑफ कराती हूँ। She noticed that her mother was sleeping with her mouth open. मे भी हो सकता है कि उसकी मदर जो थी वो बहुत ज्यादा थक गई थी, और थकने की वजह से उसकी मम्मा ऐसे मुंह खोल के सो रही थी, बिकॉज उनसे अब इतनी ज्यादा मेहनत नहीं होती है। Her face appeared colorless as if it was of a dead body. और उनका फेस इतना कलरलेस लग रहा था मानो जैसे कि एक डेड बॉडी का हो, बट आप लोग इसको डेड बॉडी की जगह लाइन लिखेंगे लाइक अ पर्सन हु वाज नो मोर। उसका रीजन ये क्योंकि डेड बॉडी बहुत ज्यादा रूड लगता है। A sudden fear and pain gripped the poet and she realized her mother was actually very old. तो एक अचानक से ना बचपन, ये डर किस किस में था? ये डर मेरे में तो फॉर श्योर 100%, 101% था। बचपन में जब आई यूज्ड टू सिट विद माय मदर, आई यूज्ड टू ऑलवेज गेट स्केयर्ड कि अगर कोई ऐसा दिन आ गया ना कि अगर मतलब मेरे को पता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन वन डे, होगा, सबको पता है, लेकिन नो चाइल्ड वांट्स कि वो दिन अभी आए या कभी भी आए। तो वो डर आप लोगों में से किस किस के दिमाग में था कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि आवर मदर विल बी नो मोर एंड वी वोंट बी देयर विद हर। तो ये डर किसने एक्चुअली फेस किया है? मैंने तो किया है। इवन टुडे, अभी भी इवन टुडे अगर मेरे दिमाग में, क्योंकि दिमाग है भैया कहीं भी चलता है, कुछ आ जाता है ना उल्टा पुल्टा सा भी कि कुछ गलत हो सकता है, तो द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई प्रे टू गॉड कि नहीं भगवान, मुझे कर देना जो आपको उल्टा करना है, डू एवरीथिंग रॉन्ग विद मी बट कीप एवरीथिंग गुड विद माई मदर। तो वो चीज ना अंदर से ही नहीं आती, बिकॉज जितने सैक्रिफाइसेस हमारे लिए हमारी माँ ने करे हैं ना, उतने किसी ने भी नहीं करे। अब वो वाली कहानी सबने सुनी है कि घर में 4 रोटियां थी और खाने वाले 5 थे, तो उस दिन मम्मी ने बोल दिया कि मुझे भूख ही नहीं है, आप लोग खा लो। तो क्या मम्मी का खाना खाने का मन नहीं किया होगा? क्या उनका मन नहीं था कि मैं भी खाऊं? लेकिन नहीं, उन्हें पता है कि घर में उनके अलावा भी और लोग हैं जिनको वो चीज़ चाहिए। तो हमारी मदर्स जो है ना वो हमेशा से ही एक सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस रही हैं। एंड क्योंकि हम बच्चे जो हैं, मतलब इवन मम्मी के लिए तो हम भी बच्चे ही हैं, तो हम सब लोग जो होते हैं ना अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। तो जब आप अपनी मदर को, अभी तो आप ये चीज़ को शायद उतना फील ना कर पाओ, लेकिन व्हेन गर्ल्स विल गेट मैरिड एंड जब लड़कों को ये चीज़ दिखेगी कि उनकी मदर ओल्ड हो रही है, या जब वो लोग अपनी मम्मा के साथ नहीं रहेंगे, जब आप लोग अपना करियर बनाने के लिए अपने घर से बाहर निकलोगे, ठीक है, जब आप अपने घरों से बाहर निकलोगे अपना करियर बनाने के लिए,
तो तब वो एक एक दिन ना आपके लिए एक बड़े टेंशन से बात होगी कि भगवान आज मेरे घर में सब ठीक हो, कि मैं जाऊं तो मेरे घर में मुझे सब कुछ सही सलामत जैसे मेरे लोग मिलते हैं वैसे ही मिले। तो अब वो जो डर था वो कमला दास के दिमाग में आ गया था, बिकॉज यहाँ पर वो बिल्कुल हेल्पलेस थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज उसे घर जाना भी जरूरी है, लेकिन वो अपनी मदर को भी यहाँ छोड़ना नहीं चाह रही थी। A sudden fear and pain gripped the poet and she realized her mother was actually very old and there is soon going to be a time मेरा अलार्म बज गया, and there's soon going to be a time that the mother will be no more. This also indicated that she might pass away soon, which means हो सकता है ये कमला दास की लास्ट मीटिंग हो उसकी मदर के साथ। This was a hard to accept reality and its realization was alarming. Alarming का मतलब हो गया काफी टेंस करने वाली। वरिंग लिख देते हैं, बिकॉज जो चीज हो रही है ना वो कमला दास चेंज नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए चीज बहुत वरिंग थी कि अगली बार जब आऊं क्या पता मदर ना ही हो, मिले ही नहीं। तो ये डर कमला दास के दिमाग में बहुत ज्यादा आ गया था। अच्छा, मैं यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं वॉइस नॉट कमिंग, वॉइस आ रही है? अच्छी बात है बेटा, नहीं हुआ, लेकिन यू नेवर नो व्हाट गॉड इज प्लानिंग, व्हाट द अल्टीमेट पावर इज प्लानिंग। सही बात है, सही बात है वंशिका, यही सच है। ये एक दिन आएगा हमारे ऊपर, अभी नहीं आ रहा, एक दिन आएगा, और जिस दिन आएगा ना हालत टाइट हो जाएगी। ये देखना, मतलब आई डेफिनेटली सजेस्ट गो एंड वॉच गुड बाय, इट इज अ अमेजिंग मूवी। मतलब जिसको एक्चुअली अपने खानदान मम्मी पापा से प्यार है ना, वो इस मूवी से जरूर रिलेट कर सकते हैं। ये देखो ना, देयर इज अ इमेज कि बचपन से हमारे माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, ठीक है, हमारा हाथ पकड़ के हमें चलना सिखाया, हमें लेकर गए जब हम बच्चे थे, तो हमारी सारी गलतियों को माफ किया, ठीक है। हाँ, तो हमारी मदर ने हमारी सारी गलतियों को माफ किया, हमें चलना सिखाया, खाना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया। आज अगर तुम लोग ये चैट पढ़ पा रहे हो या जो मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मदर का योगदान जरूर है। तो हमारी लाइफ कब इस फेज से कब इस फेज में आ जाएगी ना, पता भी नहीं लगेगा। एक लाइन है, समय बड़ा बलवान है, ठीक है, कि समय के आगे किसी की नहीं चलती। तो अभी मैं जब बोल रही हूँ टाइम इज मूविंग अहेड, राइट, तो देयर इज गोइंग टू बी अ डे जब यू आर गोइंग टू कम फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। आप यहाँ पर आपकी मदर आपको संभाल रही हैं, इस फेज में यू हैव टू हैंडल योर मदर, यहाँ पर आकर आपको अपनी मम्मी का ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ अगर आप एक्चुअली, और ये बात सच है, मैंने अपने डेमो में भी बोली थी क्योंकि मैंने सेम पोएम उठाई थी, कि अगर आपको इस एज में अपनी मूवी कह रही, अगर अपनी मदर का ध्यान रखने का वो मिलता है मौका, तो यू आर एक्चुअली अ वेरी वेरी लकी पर्सन, बिकॉज बहुत सारे लोगों से ना ये मौका छिन जाता है। तो अगर आपके पास इस एज में भी अपने मदर का ध्यान रखने का या कोई अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने का मौका मिल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है, और आपको उस चीज को के लिए भगवान को शुक्र गुजार होना चाहिए कि भगवान ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। ये एक बच्चा कह रहा है मैम हो सकता है हम मम्मी से पहले चले जाएं, तो बेटा वो हमारे पेरेंट्स के लिए उससे बुरी चीज दुनिया में कोई नहीं है। वैसे तो ऐसा ना ही हो, बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब यहां पर उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी। कमला दास ने क्या करने की कोशिश करी? कमला दास ने यहां पर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी। डिस्ट्रैक्ट क्यों किया? बिकॉज जितना ज्यादा ख्याल आ रहा था ना कि मम्मा नहीं होंगी मेरा क्या होगा, मम्मा नहीं होंगी मेरा क्या होगा, मतलब हम वो चीज इमेजिन भी नहीं करते, हमारा दिमाग ना हमें उस चीज तक लेकर ही नहीं जाता। तो हम सोचते हैं कि छोड़, ये सोच ही मत, मतलब डू नॉट इवन थिंक ऑफ इट। हम अपने दिमाग को ना वहां से कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसी ने कमला दास ने अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स को देखना स्टार्ट किया। यानी कमला दास ने अपने डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या किया? यहां पर कमला दास ने डिस्ट्रैक्शन के लिए बाहर जो ट्रीज थी और जब बच्चे भागते हुए आ रहे थे उनको देखना स्टार्ट किया। तो यहां पर बच्चों एक बहुत जरूरी चीज है, यहां पर ट्रीज स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट को ग्रैंड मदर से कैसे कंपेयर किया गया है, ये जरूर लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीज स्प्रिंटिंग और चिल्ड्रन
स्पिलिंग आउट। ये दोनों चीजें जो है इनको कंपेयर किया गया है ग्रैंड मदर से, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया गया है ग्रैंड मदर, सॉरी ओनली मदर से, ग्रैंड मदर तो 11th में, इनको कंपेयर किया गया है किससे, मदर से। तो क्यों किया गया है, क्यों कंपैरिजन किया गया है ट्रीज और चिल्ड्रन के अंदर बीच में और मदर्स के अंदर। तो बच्चों ट्रीज जो है ना, ट्रीज में स्प्रिंटिंग दिखाई गई है, ठीक है। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है बच्चों रनिंग। और रन कौन कर सकता है, जो एनर्जेटिक होता है। रन कौन कर सकता है, जो एनर्जेटिक होता है, ठीक है, और जो एनर्जेटिक होता है। और दूसरा अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं, चिल्ड्रन क्या है बच्चों, वो यंग हैं और हैप्पी हैं, ठीक है, उनका फेस पे कलर है, विच मीन्स उनका फेस काफी खुश है, बड़ा लाल लाल लाली वाला चेहरा है। वेल अगर मैं बात करती हूँ इन दोनों चीजों को अगर ग्रैंड मदर से कंपेयर किया जाए तो ट्रीज स्प्रिंट कर रही हैं और ग्रैंड मदर नहीं, सॉरी मदर, तो जो मदर है वो प्रॉपरली मूव भी नहीं कर सकती हैं, ठीक है। स्पिलिंग आउट का मतलब जैसे बेटे जैसे दूध गिर जाता है ना, ऐसा बह जाता है, वैसे बच्चे भागते हुए हू करते हुए घर से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो यंग एंड हैप्पी है और एनर्जी और एंथुजियाज्म को, यहाँ पर ये एनर्जी और एंथुजियाज्म को भी दिखाते हैं। लेकिन अगर मैं इसे कंपेयर करूं ट्रीज को मदर से, तो वो बहुत ही ओल्ड है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा टायर्ड है, एनर्जी तो उनके अंदर है ही नहीं, बहुत ज्यादा टायर्ड है, ठीक है, उनका फेस बहुत ही ज्यादा पेल हो रखा है, डल हो रखा है। तो उनके मदर जो है वो ट्रीज से तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। अब जैसे बच्चे यंग और हैप्पी हैं, यहाँ पर जो मदर है वो हम सैड तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो रखी हैं और काफी ज्यादा उनमें एंथुजियाज्म की कमी है, लैक्स एंथुजियाज्म। तो यानी जो ट्रीज और बच्चे हैं वो दोनों बहुत ज्यादा नेचर की, ब्यूटी के, मूवमेंट के, एक्टिविटी के सिंबल्स हैं, यंग होने के सिंबल्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये है मदर है वो ओल्ड है, टायर्ड है, पेल है, डल है, ज्यादा मूव नहीं कर सकती, रन करना तो दूर की बात, बेचारी बहुत ढंग से वॉक भी नहीं कर सकती। और बच्चे जो है वो यंग है लेकिन मदर ओल्ड है और उनमें एंथुजियाज्म की कमी है। यस, रिंकल्ड फेस है यहाँ पर, वेरी गुड, आप लोग इसमें रिंकल्ड फेस भी डाल सकते हैं। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो बाहर की चीजें हैं वो भी कमला दास को टॉन्ट कर रही हैं, वो भी एक तरीके से उसकी सिचुएशन का मजाक उड़ा रही हैं कि बाहर भी उसको वो ही दिख रहा है जो उसकी मदर से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, जो उसकी मदर से बिल्कुल ही क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग है। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है ऑपोजिट। उसने बाहर भी देखा तो भी उसे कुछ ढंग का नहीं दिखा, जो उसे दिखा वो भी उसकी मदर से बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्टिंग है, बिल्कुल ही उससे ऑपोजिट है। समझ में आया, समझ में आया यहाँ तक सबको। एंथुजियाज्म का मतलब होता है बेटा जब हमारे अंदर ना किसी भी चीज को करने की बहुत ज्यादा वो होती है, इच्छा होती है, एक्टिव होते हैं जब हम बहुत ज्यादा किसी भी चीज के लिए। और कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है ऑपोजिट, लेकिन ऑपोजिट से का अच्छा वर्ड हो गया कॉन्ट्रास्टिंग। एंथुजियाज्म का मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा एक्टिव होना किसी भी चीज के अंदर, खुशी से उस चीज को करना, एक्टिव होना। समझ में आ गया। एक बार मैं आप लोगों का डाउट सेक्शन चेक कर लेती हूँ, किसी के कोई डाउट्स है तो। पॉपुलर डाउट्स में आई हैव नथिंग, रीसेंट में आई हैव ओके, एंथुजियाज्म वाला बता दिया। कमला दास इज द पोएट। पेल का मतलब होता है बेटा डल। फिगर ऑफ स्पीच लास्ट में बताऊंगी। स्पेलिंग आउट का मतलब बाहर आना। थोड़ी अच्छे से समझाइए हमारी भाषा में। अच्छा, तमिल तो नहीं बोल रही थी बेटा मैं। बिसाइड का मतलब साथ में। डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन। ठीक है, समझ में आया। हाँ, The poet further says that she tries to shrug off the negative thoughts. Shrug off का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर put aside. उसने पूरी कोशिश करी कि उन thoughts को अपने दिमाग से हटा दे, उसने बड़ी कोशिश करी उन negative thoughts को हटाने की, and looked out at the nature, perhaps to seek solace. यहाँ पर solace का मतलब हो गया peace. तो जो उसके दिमाग में उमड़ घुमड़ चल रही थी, जो अभी तक उसने अपनी मदर को नहीं बताई है, उस उमड़ घुमड़ से बचने के लिए ही उसने बाहर देखा।
The trees along the road seem to be hurrying past the speed of by the speeding car. अब कितनी बारी ऐसा होता है कि हम स्टेबल, हमारी गाड़ी चल रही होती है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे मान लो पेड़ हमारे साइड से चलते हुए जा रहे हैं, तो कमला दास को भी ये लगा कि वो पेड़ उसके साइड से भागते हुए जा रहे हैं. They were young in contrast to her old mother. और जो पेड़ थे वो young थे as compared to her mother. द मूवमेंट ऑफ ट्रीज एंड स्पीडिंग कार्स, जो ट्रीज की मूवमेंट है, गाड़ी की मूवमेंट है, ये फैक्ट है कि टाइम हैड फ्लोन बाय. ये दोनों चीजें दिखाती है कि टाइम भी वैसे ही भाग रहा है जिस तरीके से गाड़ी भाग रही है. The poet also saw some children who had rushed out of their homes. उसने कुछ बच्चों को भी देखा जो बच्चे अपने घर से भाग रहे थे, बाहर आ रहे थे. As if something had spilled over a crowded vessel. और ऐसा लगा कि जैसे मानो ऊपर तक एक दूध का ग्लास भरा हुआ था और वो बह गया. जैसे ऐसे भेजा था ना, बिल्कुल ऐसे करके, वैसे ही सारे बच्चे जो थे वो हर जगह पे फैल गए. This view probably reminded her of her childhood and the time when her mother was young. तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि इस सिचुएशन ने उसको उसके चाइल्डहुड को याद दिला दिया होगा, उस समय को याद दिला दिया होगा जब उसकी मदर बहुत ज़्यादा यंग थी, जब उसकी मदर बहुत ज़्यादा यंग थी. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिसपे क्वेश्चंस आप लोगों के डीपीपी में भी हैं और मैं भी अभी आगे कराऊंगी, एमसीक्यू जो पोल्स में होंगे उनमें भी होंगे. इसमें ट्रीज प्रिंटिंग, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. इनमें क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम लोग पोएटिक डिवाइसेस करेंगे. एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि ट्रीज प्रिंटिंग और मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग का यहाँ पर क्या लॉजिक है. तो ट्रीज स्प्रिंटिंग जो है, ट्रीज का भागना, ट्रीज भाग रही हैं, मदर बैठी हुई है, ट्रीज यंग है, मदर ओल्ड है. बच्चे भी जैसे घर से बाहर आ रहे हैं, उनमें भी एक बड़ी एक्टिविटी है, बड़ा जोश है जो उसकी मदर के अंदर नहीं है. वो बहुत ज़्यादा डल हो गई हैं और वो बहुत ज़्यादा ही ओल्ड हो गई हैं. उनमें बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं है. आप उन्हें लेजी नहीं कह सकते हो, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, उनकी बॉडी में बहुत कम मूवमेंट है, वो ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती हैं. समझ में आया? समझ में आया? लेट मी सी इफ आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इन द पोल्स. ये कौन से दो डले हुए हैं भाई? हाँ, ठीक है. अच्छा, मैं आप लोगों को पोल्स के लिए बता देती हूँ बच्चों. जो पोल्स आएंगे ना आप लोगों के, अगर आप लोगों के चैट बॉक्स में यहाँ पे ऊपर जहां पर चैट चल रही है ना, उसके जस्ट साइड में यहाँ पर एक पोल का ऑप्शन होगा. जिसका पोल चल जाए वो ठीक, और जिसका पोल नहीं चले तो आप वहां पर क्लिक करके अपने पोल को आंसर कर सकते हैं. ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का पोल स्टार्ट कर रही हूँ. आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा. इन अ मिनट आई विल बी स्टार्टिंग विद द पोल. आप लोगों के चैट बॉक्स के साइड में पोल का ऑप्शन है, आप लोग वहां से अपने पोल को रेफर कर सकते हैं अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पोल नहीं आ रहा है तो. ठीक है, एंड आई हैव स्टार्टेड द पोल नाउ. ठीक है. So the childhood fear was the fear of separation of mother, exams, medical checkup या dental treatment. तो obviously बचपन से उसके दिमाग में एक ही डर था, अपनी मदर से दूर होने का. ऑप्शन नंबर ए. 94% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली. बहुत ही बढ़िया है. लीडर बोर्ड देखते हैं. यश ने 2.2 सेकेंड्स, नीलाक्षी 2.68, अंजलिना 2.763, सौम्या 2.7 एंड अभिषेक 3.2. तो वेरी गुड. ऑल द टॉप 4 आप सब लोगों ने 2 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया. बढ़िया. लेट मी सी अनदर क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो. हाँ,
टेल दिस वन, ये वाला क्वेश्चन बताना। दिस इज द क्वेश्चन एंड पोल स्टार्ट्स नाउ। पोल मैंने टाइम से स्टार्ट किया है इस बार क्वेश्चन दिखाने के बाद। जिनके पोल नहीं आ रहे हैं, आप लोगों के चैट बॉक्स के ऊपर एक ऑप्शन है, आप लोग वहां पर जाके अपने पोल को वहां पर से वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बेटा पोल मेरे बोलने से पहले आ ही नहीं सकता, मेरे पास सामने स्क्रीन है तो रियल टाइम में मुझे पता लग रहा है कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में। सेंटेंस है कमला दास has सक्सेसफुली ड्रॉन कंपैरिजन बिटवीन चिल्ड्रन और मदर, फादर एंड मदर, अंकल आंट एंड नेफ्यू नीस। तो इसमें उन्होंने चिल्ड्रन और उनकी मदर में कंपैरिजन किया था। अगेन 94% स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर। हीर पटेल, मिस्टर आर्यन सोनी, अभिषेक केशरी, देवशीष रावत एंड नीलाक्षी मनहस। वेरी गुड, 2 सेकेंड में सभी ने आंसर दे दिया, मजा आ गया। चिल्ड्रन एंड मदर, कोई नहीं, मैं कोशिश करती हूँ नेक्स्ट टाइम का पोल और थोड़ा सा टाइम पे लाने की। चलो जी, लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं पोएम को। अब यहां पे आ जाओ। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी फाइनली वो ड्रेडेड मोमेंट, ड्रेडेड मोमेंट का मतलब होता है उस डरे हुए समय का जिसका सबको इंतजार नहीं था, वो ड्रेडेड मोमेंट जो है वो आ चुका है, वो डर की घड़ी आ चुकी है, वो फाइनल घड़ी आ चुकी है जिसके अंदर कमला दास को अपनी मदर को यहाँ पे छोड़कर जाना है। ठीक है, वेयर कमला दास हैज टू गो अवे आफ्टर लीविंग हर मदर। यहां पर कमला दास को अपनी मदर को पीछे छोड़कर जाना है। फाइनली एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे वो लोग पहुंच चुके हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। तो अब थोड़ी देर उसने अपनी मम्मा को सी ऑफ किया और अभी वो सिक्योरिटी चेक वाली उस लाइन में खड़ी ही थी कि उसने पीछे मुड़कर ना अपनी मदर को देखा वापस से। अभी उसने क्यों किया, वापस से पीछे मुड़कर क्यों देखा? टू कैप्चर हर इमेज। एक मेमोरी के फॉर्म में अपनी मदर की इमेज को अपने दिमाग में बसाने के लिए उसने पीछे मुड़कर अपनी मदर को देखा। ठीक है, शी वेरी स्लोली लुक्ड एट हर बैक एज इफ कि वो जो उसकी मदर का चेहरा है ना वो अब उसकी आंखों में बस जाए कि क्या पता वापस शायद मदर को इस हालात में देख पाए या ना देख पाए, जिंदा देख पाए या ना देख पाए। तो इसीलिए उसने अपनी मदर को देखा वापस से एज अ फॉर्म ऑफ अ मेमोरी की चलो याद तो रहेगा कि मेरी मदर कैसी दिखती थी। अब यहाँ पर जब उसने देखा तो उसने नोटिस किया कि उसकी मदर जो है वो वैन है। वैन मतलब काफी टायर्ड, और पेल का मतलब होता है बेटा कलरलेस। जब उनके फेस से रंग निकल उड़ गया था, हर मदर्स फेस लुक्ड वेरी कलरलेस एज अ लेट विंटर्स मून। तो ये मैंने आप लोगों ने जिन जिन बच्चों ने डेमो देखा है तो आप लोगों को ये लेट विंटर्स मून का भी लॉजिक पता होगा। यहाँ पर मुझे कौन कौन बता सकता है कि ये लेट विंटर्स मून उसकी मदर को क्यों बोला गया है? लेट विंटर्स मून उसकी मदर को क्यों बोला गया है? कोई 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 बता सकता है? कैन एनीबॉडी टेल मी कि उसकी मदर को लेट विंटर्स मून क्यों बोला गया है? यहाँ पर लेट विंटर्स मून तीनों की अपनी अलग अलग रेफरेंस है बेटा। यहाँ पर लेट को हम ऐसे मान सकते हैं, लेट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? हम अ पर्सन हु इज नो मोर, अ पर्सन हु इज नो मोर।
हम जैसे बोलते हैं ना लेट मिस्टर कोई भी ABC या लेट मिस्टर ये जो भी, तो यानी लेट को हम रेफर कर सकते हैं एक ऐसे इंसान के लिए जिसके जो हु इज नो मोर। अब विंटर के मून की अगर बात की जाए तो बेटा अगर आप विंटर के मून की बात करोगे तो जैसे विंटर हमारे सारे सीजन्स में से लास्ट सीजन होता है, वैसे ही जो मदर थी वो भी अपनी लाइफ के लास्ट फेज के अंदर थी। ठीक है, तो जिस तरीके से विंटर लास्ट सीजन होता है वैसे ही उसकी मदर जो थी वो भी अपनी लाइफ के लास्ट ही फेज में थी। अब अगर पूरा विंटर्स मून की बात करो तो अगर मैं विंटर्स मून की बात करती हूँ तो ये इस मौसम में ना बहुत ही ज्यादा डल होता है। ठीक है, और बहुत ही शैडोड होता है। सर्दियों के मौसम में ना जनरली हमारा जो चांद होता है ना वो शैडोड होता है, वो दिखता नहीं है बहुत ज़्यादा वो होता है, बहुत ही क्लाउडेड सा होता है, बहुत ही छुपा छुपा सा होता है। जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, सर्दियों के मौसम में चांद कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, उसके फेजेस भी चेंज होते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा डल सा, पेल सा और इस तरीके से बादलों में छुपा हुआ दिखता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो चांद की हम ये कह सकते हैं कि जो रोशनी है चांद की, यानी विजिबिलिटी ले लो, विजिबिलिटी ऑफ मून इज वेरी अनसर्टेन। ठीक है, जो विजिबिलिटी होती है मून की वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर होती है, कभी दिखता है कभी छुप जाता है। उसी तरीके से जो मदर है वो बहुत ब्लर होता है, उसी तरीके से उसकी मदर का जो फ्यूचर है कि उसकी मदर आगे होंगी या नहीं होंगी, जो उसकी मदर की डेस्टिनी है वो कैसी होगी, वो अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लर है उसके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर है, अनसर्टेन है। बिकॉज जिस तरीके से विंटर का मून है, कभी दिख रहा है कभी छुप रहा है, फिर पूरा ही छुप गया, वैसे ही उसकी मदर कभी ठीक चल रही है कभी बीमार हो रही है, कभी ठीक है कभी बीमार है। एंड देयर इज गोइंग टू बी अ डे जब द एंड हो जाएगा, व्हेन द स्टोरी विल एंड। समझ आया? और हाँ, एक चीज और कि भले ही विंटर का मून जितना भी छुपा हुआ हो या जैसा भी हो, तो मून सुंदर ही लगता है। द मून ऑलवेज लुक्स ब्यूटिफुल। समझ में आया? समझ में आ गया? ये बहुत 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 जरूरी है। इसके अंदर दो चीजें थी बच्चों जो आप लोगों को ध्यान रखने वाला है। एक तो था लेट विंटर्स मून और दूसरा था मेरी ट्रीज चिल्ड्रन एंड स्पिलिंग, और अभी एक आगे और आता है आई स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो भी बहुत जरूरी है। ये जरूर नोट कर लेना। ये आप लोगों को मैंने जो नोट्स की कॉपी बनाने को बोला हुआ है, ये नोट्स की कॉपी में जरूर डाल देना। अच्छा, अब इसकी जो प्रॉपर वो है एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। The poet continues to narrate the event and discloses the scene after she had gone through the security check at the airport. She looked back at her mother who stood at some distance away. अब उसने अपनी मम्मी को देखा कुछ इसीलिए कि शायद वो उनकी लुक को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। And looked as dull and lifeless as the late winter's moon. जिस तरीके से विंटर का मून डल और लाइफलेस होता है वैसा उसकी मदर दिख रही थी। This is a comparison with a negative object. ये जो कंपैरिजन है बच्चों, ये एक नेगेटिव कंपैरिजन है। लेट विंटर्स मून कोई अच्छा कंपैरिजन नहीं है, ये गंदा कंपैरिजन है। Indicates that the scene evoked a sense of helplessness in the poet. कि यहाँ पर इसने पोएट के अंदर एक हेल्पलेसनेस की सेंस को डाल दिया है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, अब जो होगा वो देखा जाएगा। वो रुकना चाहती है लेकिन वो रुक नहीं पा रही है। ठीक है, द मून इज वेरी ब्यूटीफुल बच्चे, बट वही है ना कि मतलब हमारे लिए ना मून की जो रेफरेंस है हमारे इंडियन उसके अंदर रेफरेंस के अंदर मून की बहुत सारी रेफरेंसेस हैं। कभी तो चंदा हमारा मामा बन जाता है। ठीक है, अगर मैं चांद की बात करूँ, कभी चंदा हमारा मामा बन जाता है लेकिन कभी कभी हमारे पापा बन जाता है। इन द सेंस कि हमारी मदर भी चांद को देखकर करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। तो ऐसा बोलते हैं हमारी हिंदू माइथोलॉजी में दैट द पीपल सी द विमेन सी द हस्बैंड्स इन द मून, तो इसीलिए वो लोग चांद को देखकर अर्क डालकर अपना फास्ट खोलते हैं और बच्चों को बोला जाता है कि बच्चों चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा। तो समझ नहीं आया चंदा मामा है या पापा है। ये तो हम बेचारे हम इंडियंस आज तक कंफ्यूज है। उसके अलावा मून इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बहुत अच्छा है। कभी बैठो ना रात को आराम से तो अच्छा लगता है देखने में चांद।
मेरे को याद है थोड़े टाइम पहले ही ना मैंने अब तो मैं कोई ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती। देयर वाज़ अ टाइम जब मैं थोड़े टाइम पहले ना सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी अपना और नया-नया वापस से यूज़ करना शुरू किया था। तो उस टाइम पे भी ना आई स्टिल रिमेंबर दिस थिंग कि आराम से अपना देखते-देखते ना मैंने ऊपर देखा और इतना सुंदर लग रहा था चाँद, इतना सुंदर लग रहा था मैंने कहा बताओ। फिर मैंने उसकी स्नैप बना के डाल दी। चलो पढ़ लो। हाँ। And that old familiar ache, my childhood fear, but all I said was see you soon अम्मा। एंड यहाँ पर उसको वो ओल्ड फेमिलियर एक, ये किस चीज का फियर है बच्चों? फियर ऑफ लूजिंग मदर। यहाँ पर जो उसको अपनी मदर को खोने का डर था, जो बचपन से ही उसके दिमाग में था और बहुत टाइम के लिए डोरमेंट था। क्या था? बहुत टाइम के लिए हाँ सही कह रहे हो बच्चे। तो अब यहाँ पर जो उसके मन में फियर था ना वो डोरमेंट था। डोरमेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा छुपा हुआ था। ठीक है, क्या 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 ये ग्रंथ वाली बात क्या बोली? मेरे को पढ़ना है ये क्या। ओहो, ये ग्रंथ वाली बात क्या बोली थी? मुझे वो पढ़नी है। कहाँ चली गई? छोड़ो अब। जिस बच्चे ने वो ग्रंथ वाली बात लिखी थी एक बार फिर से लिखना। जिस बच्चे ने भी वो ग्रंथ वाली बात बोली थी एक बार फिर से लिखना। एक बच्चा लिख रहा है बेटा द मून इज एंड लवली। हाँ अगर मून में वैसे अच्छा चलो मून की बात लास्ट में करेंगे, बड़ी अच्छी सी बात है। मून अगर किसी ने देखा होगा ना तो मून में जो धब्बे दिखते हैं ना वो कभी कभी बड़े डरावने भी लगते हैं, मतलब मुझे तो लगते हैं। बच्चा कह रहा है वापस लिख दे ब्रो। लिख दो भाई, मेरे को पढ़ना है क्या लिखा था। हाँ, तो उसके मन में वो जो फियर था ऑफ लूजिंग हर मदर वो वापस आ जाता है। माई चाइल्डहुड फियर। और ये ना बच्चों एक यूनिवर्सल फीलिंग है। ये मतलब आप चाहो या ना चाहो ये चीज आपके दिमाग में आ ही जाती है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला सी यू सून। यानी जाते हुए उसने एक पॉजिटिव नोट पे अपनी इस कन्वर्सेशन को अपनी मदर के साथ एंड किया। ठीक है, उसने अपनी मदर के साथ जो कन्वर्सेशन एंड करी वो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे एंड करी। वो अपनी मदर के मन में ना डर नहीं देना चाहती थी, कि अपनी मदर को नहीं बताना चाहती थी कि मैं आप मेरे को नहीं मिले तो क्या होगा, यू नो कि अगर अगली बार आप नहीं आए तो जो डर था उसके मन में उसने उस डर को छुपा लिया। और उसने अपनी मदर को बोला सी यू सून अम्मा, शायद जल्द ही मिलेंगे अम्मा। इस उम्मीद में अपने आप को भी एक उम्मीद दी। कभी कभी ना हम कई बातें इसीलिए बोलते हैं, इसलिए नहीं कि हम सामने वाले को बता रहे हैं, इसीलिए कि शायद वो हम खुद को सुना रहे हैं। तो यहाँ पर उसने भी ये चीज़ इसीलिए बोली ताकि वो अपने आप को एक पॉजिटिव नोट दे सके, यानी अपने आप को एक उम्मीद दे सके, अपने आप को एक होप दे सके कि अगली बार जब आऊंगी तो मम्मी को फिर से मिलूंगी। हाँ सही सही, पढ़ लिया मैंने ग्रंथ वाला मैसेज, वेरी गुड। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, इन दी एंड सिर्फ हंसती रही, स्माइल करती रही। तो क्या आपको लगता है कि ये जो स्माइल थी बच्चों ये खुशी की स्माइल थी? जी नहीं, ये स्माइल खुशी की स्माइल नहीं थी। ये स्माइल थी वो जो अपने दुख दर्द को छुपाने के लिए कमला दास ने हंसी थी। कमला दास की स्माइल के पीछे हंसी या खुशी नहीं थी, उसकी स्माइल के पीछे एक बहुत बड़ा दुख दर्द, एक पीड़ा थी जो वो अपनी मदर से छुपा रही थी ताकि उसकी मदर को ये चीज़ पता ना लगे। ये चीज़ मेरे साथ भी होती है, इवन व्हेन आई हैव टू गो समवेयर आउट, इवन आई से कि चलो ठीक है मिलते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ फियर इन माय माइंड कि भाई मैं मर गई तो क्या होगा। लाइक आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ इट, नॉट स्केयर्ड बट यस दिस थॉट नेवर लेफ्ट माई माइंड फ्रॉम माई क्लास 12th। जब से मैंने ये पोएम पढ़ी है ना तब से वो चीज़ मेरे दिमाग से नहीं गई है। तो यस, ये जो इसकी मदर की स्माइल, जो कमला दास की स्माइल थी वो एक फेक स्माइल थी। अपनी मदर के मन में वो चीज़ का डर नहीं जलना चाहती थी। शी वॉज ट्राइंग टू हाइड हर पेन बिहाइंड द स्माइल। तो इससे हमें एक चीज़ ये भी पता लगती है कि बच्चों स्माइल इज डिसेप्टिव। ठीक है, द लुक्स आर डिसेप्टिव और स्माइल्स कैन बी डिसेप्टिव। जरूरी नहीं है कि अगर हम हंस रहे हैं तो हम दिल से खुश हो। ये वही वाली लाइन हो गई, आउटसाइड आई एम स्माइलिंग बट इनसाइड आई एम क्राइंग वाला, जो एक बहुत पीछे मीम चला था ना, ये वही वाली सिचुएशन है।
शी बिड्स फेयरवेल टू हर मदर। यहाँ पर फेयरवेल का मतलब भी बच्चे गुड बाय होता है, यहाँ पर उसने अपनी मदर को गुड बाय बोला। एंड कीपिंग हर होप ऑफ सीइंग हर सून अलाइव, कि वापस मिलेगी और जिंदा मिलेगी, शी सेज सी यू सून अम्मा। शी हाइड्स हर सोरो एज शी डज नॉट वांट टू क्रिएट अ पेनफुल एनवायरनमेंट, वो काफी दुखी नोट पे नहीं जाना चाहती। एंड कन्वेज हर दैट शी इज एंजॉइंग हर लाइफ, सिमिलरली हर मदर शुड ऑल्सो बी हैप्पी एंड एंजॉय हर लाइफ। और वो सी यू सून अम्मा बोल गए कि मम्मा चलो मैं जा रही हूँ, मैं आपको थोड़े टाइम में फिर से मिलूंगी। अच्छा, क्या मेरे को ऐसा, मुझे लगता है कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे को जानना है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब हम किसी भी चीज को बता देते हैं सामने वाले को, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, अब मैंने वो चीज जाकर अपने दोस्तों को या किसी से भी जिससे मैं बात कर रही हूँ, मैंने जाकर वो बात, बड़ा डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखेबाज, तो मान लो वो चीज मैंने जाकर किसी को बता दी, तो क्या ऐसा होता है कि वो चीज फिर उसके बाद मेरे दिमाग में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, या मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है, अगर मैं किसी को बता देती हूँ उस बात को, तो वो बात ना वैलिडेट हो जाती है कि ठीक है भाई ऐसा तो होगा ही होगा, और वो जो चीज मेरे दिमाग में चल रही होती है ना, वो और ज्यादा होने लगती है। तो ऐसा किसी के साथ होता है या मेरे साथ ही होता है? मतलब मेरे साथ तो हर बार होता है, इसीलिए मैं लोगों को बताती ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, वो बस मैं यहीं तक रखती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने वो चीज सामने वाले को बताई, तो उसके बाद तो मैं उस चीज को भूल ही नहीं सकती। तो कमला दास के साथ भी मैं मान सकती हूँ सेम चीज हुई होगी, उसने भी शायद अपनी मदर को नहीं बोला, उसके मन में क्या डर है, इस चीज के डर से कि मम्मी को बता दूंगी तो वो उसी चीज के बारे में सोचती रहेंगी, और फिर अगली बार पता नहीं हो ही ना जाए ऐसा कुछ। मेरे साथ, ओहो एक लिख रहा है सिर्फ आपके साथ होता है, मेरे साथ तो होता है, हर बार होता है, किसी किसी चीज में हो जाता है। एक बच्चा कह रहा है बिल्कुल ठीक हो जाता है, पता नहीं यार तुम लोगों से कैसे हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे आसपास जो सजेशन देने वाले लोग हैं ना, वो भी एकदम खराब है, बेकार सजेशन देते हैं, इसलिए सुन के और मूड खराब हो जाता है, इसलिए मैं खुद बताती ही नहीं किसी को। चलो पढ़ लो। एंड वो कहते हैं अनदर प्लॉसिबल यानी पॉसिबल, एक और पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि कमला दास अपनी मदर को डराना नहीं चाहती थी, उन्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी रिगार्डिंग जो भी हुआ है। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ तक किसी को पोयम में कोई परेशानी? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओवर थिंकिंग इज माई हॉबी, बेटा मैंने तो पेशा बना लिया ओवर थिंकिंग को। डाउट्स का यार, डाउट्स, एनी डाउट? बेटा पूरी पोएम रिपीट कैसे करूं? हाँ, चैप्टर का नेम माई मदर एट 66 क्यों है? बिकॉज अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कि जिस टाइम पे उसने ये पोएम लिखी, इसकी मदर की एज 66 हो। वैन मीन्स कलरलेस, अच्छा ठीक है कर देना, रुको मैं करेक्ट कर देती हूँ पिछली वाली में। बिड का मतलब होता है बेटा बोलना, सोरो मीन्स दुख, सैडनेस, स्माइल एंड स्माइल, वो फोर्थ स्माइल को दिखाने के लिए 3 बार स्माइल स्माइल लिखा गया है। क्या बोल गए ये बच्चे? हमें ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि स्माइल को वो स्माइल इसलिए की है क्योंकि उसकी मम अभी उसके साथ है और उसको खुशी है। हाँ हो सकता है, हो सकता है बेटा। लस्टर का मीनिंग होता है शाइन, एक का मीनिंग दर्द, अनसर्टेन अनक्लियर हिंदी। अनसर्टेन मतलब बेटा जो अनक्लियर हो, मतलब जिसके बारे में आपको श्योर ना हो, होने के चांसेस है भी और नहीं भी। कलरलेस है, ठीक है। हाँ एक गलती जो मैंने करी है उसको मैं जरा करेक्ट कर दूं। हम लोगों ने पेल का फिर तुम लोग डल कर सकते हो। पोएटिक डिवाइसेस करते हैं अब इस पोएम के, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस करा रही बेटा, उसके बाद अब पोल्स कराऊंगी, बिकॉज पोल्स में पोएटिक डिवाइसेस के भी सवाल है, ठीक है। तो यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक पढ़ाई से, अब करते हैं थोड़े से पोएटिक डिवाइसेस। इसके अंदर जो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है ना बच्चों, वो है सिमिली। पहले पोएटिक डिवाइसेस पढ़ लो, बिकॉज बेटा डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखेबाज।
सिमिली जो है हमारा पहला पोएटिक डिवाइस है। सिमिली एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसके अंदर आप कंपैरिजन करते हो, लेकिन कंपैरिजन कैसे करते हो? लाइक और एज को यूज करके, ठीक है। यू यूज द वर्ड लाइक एंड एज टू फॉर्म कंपैरिजन। किसी भी चीज में कंपैरिजन करते हो लाइक और एज को यूज करके। जैसे यहां पर उसके लिए यूज किया गया है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। यहाँ पर उसकी मदर का फेस जो था बच्चों वो काफी पेल और ग्रेइश था। शी सीम टू हैव लॉस्ट ऑल हर वाइटिलिटी, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे वाइटिलिटी का मतलब होता है हेल्थ, ऐसा लग रहा था जैसे मान लो उनकी सारी हेल्थ वो लूज कर चुकी हैं। सच पेलनेस यानी शक्ल में जो ग्रेइश कलर ऑफ स्किन है इसे सिक या डेड बॉडी के स्किन से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली उसकी मदर के लिविंग फेस को कंपेयर किया गया था एक डेड बॉडी से, ठीक है। बेटा 3 स्माइल्स को शो किया गया है 4th स्माइल दिखाने के लिए। हाँ मिल जाएगा बेटा, वन शॉट तो डिपेंड करता है। दूसरा है जैसे देखो यहाँ पे लाइक लिखा है, अब यहाँ पर एज है, वैन एंड पेल एज अ लेट विंटर्स मून, ये भी सिमिली का एग्जांपल है। तो वर्ड और पेल एंड वैन जो है वो दोनों ही देखा जाए तो डल और कलरलेस स्किन के लिए यूज किया गया है, ठीक है। सोलेस का मतलब होता है बेटा पीसफुल होना। वर्ड लाइक पेल एंड वैन रीइंफोर्सेस द आइडिया ऑफ पेलर लाइफलेसनेस। पेलर का मतलब आई थिंक फेस कलर होता है, फेस। विंटर सिंबलाइजेस डेथ बिकॉज विंटर के बाद सीजन खत्म हो जाता है। ठंडा जिस तरीके से, वेरी गुड, एक बहुत अच्छा पॉइंट और मिल गया। जिस तरीके से विंटर ठंडा होता है, विंटर जिस तरीके से कोल्ड होता है बच्चों, वैसे ही अगर डेड बॉडी होती है ना, डेड बॉडी को भी अगर कभी आप लोगों में से किसी ने टच किया होगा, वैसे भगवान करे ऐसे नौबत नहीं आए, तो वो भी बहुत ज्यादा कोल्ड होती है। तो वहां से डेड बॉडी और विंटर्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। Does the mother's face is indicative of her very frail health? frail का मतलब हो गया weak, उनकी काफी हल्की weak health को डिनोट करता है। and her fast approaching death, कि आने वाले ही टाइम में उनकी मदर की डेथ जो है वो हो सकती है। फिर यहाँ पर बच्चों रेपिटेशन यूज किया गया है, जैसे स्माइल, स्माइल एंड स्माइल यूज किया गया है यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है। तो पोएट ऑफन रिपीट्स अ सिंगल वर्ड, फ्रेज या लाइन एंड समटाइम पूरा का पूरा स्टैंजा एट इंटरवल्स, थोड़े थोड़े टाइम में, टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट, टू एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब होता है फोकस करने के लिए, अ पॉइंट, टू ड्रॉ रीडर्स अटेंशन और टू लैंड यूनिटी टू अ पीस। ये बुक इन सब रीइंफोर्स का मतलब होता है बेटा उस चीज को लाना, टू हैव इट। अब जैसे यहाँ पर स्माइल, स्माइल एंड स्माइल है, तो रेपिटेशन ऑफ द वर्ड स्माइल ड्रॉज अटेंशन टू रादर लॉन्ग, हॉलो एंड आर्टिफिशियल स्माइल। लंबी, हॉलो का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर खोखली, खोखली, खोखली होता है या खोखली होता है? एक बार मुझे हिंदी में लिख कर देना, खोखली होता है या खोखली होता है? नहीं बेटा, डेड बॉडी कोल्ड होती है बिल्कुल। अगर आप जस्ट कोई इंसान मरा है तो उसकी बॉडी को ठंडा होने में टाइम लगेगा, लेकिन हिंदी में कहावत है कि अच्छा इस इंसान का शरीर ठंडा हो गया। शरीर ठंडा होने का मतलब है द पर्सन इज नो मोर। अबे हिंदी में लिख के दो, खोखली होता है, हिंदी में लिख के दो, खोखली, सही लिखा ना, खोखली। हाँ, तो जो उसकी मदर की जो वो स्माइल थी कमला दास की, वो बहुत ही खोखली स्माइल थी। खोखली स्माइल का मतलब हो गया उसके पीछे कोई इमोशंस नहीं है, बिल्कुल हॉलो स्माइल थी। एन आर्टिफिशियल स्माइल दैट द पोएट हैड पुट अपॉन टू चीयर हर मदर, ऐसे की बाय मम्मी, लेकिन मन में मम्मी को बाय करने की कोई भी खुशी नहीं है। एंड टू हाइड हर ओन वरी एंड एंजाइटी, मतलब उस हंसते हुए चेहरे के पीछे खुद की वरी, एंजाइटी और गिल्ट था कि यार मैं अपनी मदर को यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, मतलब मैं कितनी ज्यादा बुरी हूँ कि मैं अपनी मम्मी को यहीं छोड़कर जा रही हूँ, और मेरी मदर जो है वो वापस, उनसे मेरी मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझ में आया? अभी बाय क्यों हो रहे हो? इमेजेस एंड सिंबल्स, यहाँ पर इमेजेस एंड सिंबल्स भी यूज गए हैं टू कन्वे इमोशंस और फीलिंग्स। जैसे ट्री स्प्रिंटिंग और मेरी चिल्ड्रन, ये सिंबल है यूथ के, विगर का मतलब होता है एनर्जी के, वाइटिलिटी का मतलब होता है हेल्थ के, लाइफ
एंड ग्रोथ के, और विंटर मून जो होता है वो डेथ का सिंबॉलिक होता है। तो यहाँ पर आप इसको इमेज एंड सिंबल की जगह पे सिंपली एक पोएटिक डिवाइस सिंबोलिज्म भी बोल सकते हो कि यहाँ पर इसमें सिंबोलिज्म यूज किया गया है ट्रीज प्रिंटिंग मेरी चिल्ड्रन के अंदर और विंटर्स मून में। समझ में आया? समझ में आया जी? अब आ जाते हैं हमारे सवाल के ऊपर। ये रहा आप लोगों का अगला सवाल, एक बार मुझे बता दीजिए ये आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है तो। कोई बच्चा लिखा मैं अगर कहूँ तुमसा कोई कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। बेटा मम्मी को सुनाना है ये गाने हमने, असल में जैसी माँ है ना वैसा कोई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, फिर वो बाबू भैया लड़की का चक्कर और बाबू भैया लड़के का चक्कर के अंदर में माँ रह जाती है पीछे। जिससे तुम्हें वो लड़की या लड़के का चक्कर तक पहुंचाया बेचारे तुम उन्हीं को छोड़ देते हो। नहीं, एंजाइटी का मतलब होता है बेटा घबराहट। एंजाइटी का मतलब होता है घबराहट। ओहो मैं पोल चलाना तो भूल ही गई, सॉरी। हाँ सही कह रहे हो। द फीलिंग दैट वी हैव जब एक दिन में बहुत सारे कांड हो जाते हैं। वेरी गुड, होता है, तभी होती है घबराहट एंजाइटी। वर्ड मीनिंग्स बेटा लिख लो, बिकॉज वर्ड मीनिंग्स में नोट्स नहीं होंगे। वर्ड मीनिंग्स में मतलब वर्ड मीनिंग्स में नोट्स नहीं होंगे। नहीं, नोट्स में वर्ड मीनिंग नहीं होंगे। मैं कंफ्यूज हो गई क्या बोल रही थी मैं। She said to her mother goodbye or your good morning go या see you soon अम्मा, तो उसने बच्चों see you soon अम्मा बोला था, ऑप्शन नंबर डी बोला था। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी। 71% क्वेश्चंस बच्चों ने सही आंसर दिया है। हीर पटेल, सौम्य तिवारी, नीलाक्षी मनहस, अभिषेक केशरी, मिथिल, ये इसमें से 3-4 बच्चे तो भैया रिपीट हो रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग भी आओ, तुम लोग भी आंसर दो। अब इस बार तो कोई नहीं बोलेगा ना पोल नहीं आया। अरे भैया इस बार तो मैं वेट ही करती रह गई तुम लोगों को पोल देने में। हाँ, लास्ट में पोएट के फेस का एक्सप्रेशन कैसा था? पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों आप लोगों के चैट बॉक्स में के ऊपर राइट साइड के अंदर एक छोटा सा बॉक्स बना होगा जिसके ऊपर आपके पोल का साइन कुछ इस तरीके से बना है। आप वहां से जाकर अपने पोल को ले सकते हैं अगर आपको पोल शो नहीं हो रहा है तो। कहीं से भी दे दो बेटा, मैं आंसर दोनों का ही सुन रही हूँ। ठीक है, What is the expression on the narrator's face? Smiling face, angry face, sarcastic या frowning? Frowning का मतलब होता है ऐसे चेहरे को ना ऐसा मचोड़ लेना पूरा, तो frowning नहीं था। sarcastic का मतलब होता है जब आप किसी का मजाक उड़ाने के लिए अपना फेस बनाते हो तो उसके फेस पे sarcastic एक्सप्रेशन भी नहीं था, एंग्री लुक भी नहीं था, स्माइलिंग फेस था अपना फियर छुपाने के लिए, एंग्जाइटी छुपाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। 70% बच्चों ने सही आंसर दिया है। सौम्य तिवारी, नीलाक्षी, उत्सव, अर्नव एंड पायल। Almost 3 of the students of the previous ones are the same. ये तुम लोगों की प्लानिंग ही अच्छी है कि क्लास के बाद चैट पे बात करेंगे। भैया हमारी ब्लेसिंग्स तो तुम लोगों के साथ ही हैं। बताओ। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज डैश। अब मैं पोल तब स्टार्ट करूंगी तो मुझे यहाँ स्क्रीन में दिख जाएगा। फ्राउनिंग का मतलब बड़ा बड़ा चेहरा बनाना जिसमें माथे पे शिकन लाना है, इज टू फ्राउन। स्टार्ट कर रही हूँ 45 सेकंड लगा के।
हाँ, सिमिली इज ऑल्सो व्हेन द मदर्स ओल्ड एज। अच्छा, वैसे एक और पोएटिक डिवाइस है, बता देती हूँ इसके अंदर, इसके अलावा। तो यहाँ पर सवाल है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल इज एलिट्रेशन, रेपिटेशन, सिमिली या मेटाफर। तो यहाँ पर बच्चों ये रेपिटेशन का एग्जाम्पल है। हमारे पास एक मेटाफर भी है। मेटाफर का मतलब होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, और हमारे पास हमारी पोएम के अंदर एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी है, जिसका क्वेश्चन आप लोगों को अपने डीपीपी में मिल जाएगा, जिसमें बात की गई है ऑफ चिल्ड्रन स्पिलिंग। अगर मैं बात करती हूँ चिल्ड्रन स्पिलिंग की, यानी बच्चे जो गिर रहे हैं, अब इन्हें कंपेयर किया गया एक वेसल से, यानी एक डब्बे से जिसमें कुछ सामान होगा और ऐसे बह गया, वैसे बच्चे बहते हुए अपने घर से बाहर आ रहे हैं। तो कुछ डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर विद चिल्ड्रन स्पिलिंग, जिसे हम मेटाफर का एग्जाम्पल कह सकते हैं, जो पिछले पोएटिक डिवाइसेस में मैंने अभी आपको नहीं बताया था। और ये वाला लास्ट पोल, अच्छा उसका आंसर क्या था? रेपिटेशन था ना, बी पार्ट। 70% बच्चों ने सही आंसर दिया था। हीर पटेल, यश, हरनिहल, पायल एंड सौम्या। बहुत बढ़िया हीर, मैं तुम्हें लास्ट 3-4 आंसर से ऊपर ही देख रही हूँ। वेरी गुड। नाउ दिस क्वेश्चन 60 सेकेंड्स का टाइमर लगा रही हूँ ताकि सबको पोल मिल जाए। 20 सेकेंड का लैग भी होगा तो भी मिल जाएगा। हाँ बेटा, पर्सोनिफिकेशन लग रहा है ट्रीज प्रिंटिंग में। वेरी गुड। ये मेरा डीपीपी में क्वेश्चन है, डीपीपी के सॉल्यूशन में मिल जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। एक मिनट का पोल लगा दिया है ताकि आप लोग सही से कर सको। पर्सोनिफिकेशन बच्चों यूज किया, अच्छा पहले कर लो फिर बताती हूँ। बेटा लेकिन अगर पहली बात की जाए ना, तो वो अपना द पेन छुपाने के लिए हंस रही थी, ठीक है। तो जो मेन रीजन था, मेन रीजन ये था क्योंकि वो अपनी मदर को वो डर नहीं दिखाना चाहती थी। मदर खुश हो ना हो से भी उसको उतना लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपना पेन से अपनी मम्मी को दुखी नहीं करना चाहती थी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसके क्वेश्चन का बेटर वर्जन ऑफ आंसर होगा, रादर देन गोइंग विद आंसर नंबर बी। अब मेरे पास ना इस पोएम के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। अच्छा उससे पहले मैं एक बार एक चीज, एक बच्चे ने मेरे से पूछा है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। हाँ, तो यहाँ पर बेटा ये एलिट्रेशन भी हो सकता है बाय द यूज ऑफ एस, एस एंड एस, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर हमारे पास रेपिटेशन है। तो अच्छा एक और इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, वो है ट्रीज स्प्रिंटिंग के अंदर पर्सोनिफिकेशन। इसके अंदर एक और पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है जो है आपका पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन का मतलब हो गया जब आप ये कहते हो कि आपने किसी भी चीज को ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिया हो, कोई भी नॉन लिविंग चीज को ह्यूमन एट्रीब्यूट दे देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन में बदल जाता है। तो यहाँ पर ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है शॉर्ट रन लगाना, एक छोटी सी रेस लगाने को हम लोग स्प्रिंटिंग कहते हैं। तो ट्रीज भाग नहीं सकते खुद, लेकिन यहाँ पर ट्रीज को ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया गया है, इसीलिए ट्रीज स्प्रिंटिंग माना जाएगा। ठीक है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। वही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट कि उसकी मदर को लेट विंटर्स मून से कंपेयर क्यों किया गया है। द मदर हैज बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून टू एम्फसाइज अ डीजेनरेटिव स्टेट ऑफ लाइफ। डीजेनरेटिव स्टेट का मतलब हो गया ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रॉइंग, मतलब धीरे धीरे उनका शरीर जो है ना वो खराब होता जा रहा है। विंटर इज द सिंबल ऑफ डेथ, विंटर सिंबल है डेथ का, एंड पेल मून इज एसोसिएटेड विद डिके, और जो हमारा मून है वो डिके से रिलेट करता है। डिके का मतलब हो गया जब किसी भी चीज जो सड़ रही होती है, खराब हो रही होती है। द मदर्स पेल एंड रिंकली फेस टुगेदर विद अ ग्रे हेयर मेक्स हर लुक लाइक लेट विंटर्स मून, और उसकी मदर के जो बाल हैं सॉरी, वो लेट विंटर मून जैसे
लग रहे थे। Do you think the poem reflect on the escapist tendency of the poet? क्या आपको लगता है कि ये पोएम हमारी एस्केप करने की यानी किसी भी चीज से भागने की जो एक आदत है उसको हाईलाइट करता है? जी हाँ, ये पोएम के अंदर नहीं बेटा, एलिट्रेशन भी ठीक होगा फिर। द पोएम डज रिफ्लेक्ट द एस्केपिस्ट टेंडेंसी। जी हाँ, ये बात सच है कि ये पोएम एस्केपिस्ट टेंडेंसी, हमारी चीजों को से बच के निकलने की टेंडेंसी को हाईलाइट करता है। Burdened by the weight of her pain suffered by her mother, she tries to escape from the reality by looking out of the car. Burdened by the weight of pain, उस दर्द से जो उसे बड़ा बोझ लग रहा था अपने सर के ऊपर कि यार मैं क्यों सोच रही हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, उसने डिसाइड किया कि वो उन सब रियलिटी से अपने आप को बाहर निकालेगी, उन सबसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेगी बाहर देखकर। She tries to hide the pangs of suffering. पैंग का मतलब होता है एक तरीके से अटैक, जो उसको ऐसे दुख दर्द के जो एकदम ऐसे सिवियर फीलिंग आ रही थी ना, सिवियर फीलिंग भी लिख सकते हो यहाँ पर, उसको जो वो सिवियर या स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आ रही थी दर्द की, पेन की और सैडनेस की, उनसे वो अपने मन को निकालने की कोशिश कर रही थी बाय स्माइलिंग कॉन्टिन्यूसली स्माइल कर कर वो अपने मन से अपनी मदर के डर को निकालने की कोशिश कर रही थी। समझ में आया? आंसर दोनों होंगे बच्चों। Bring out the significance of the title My Mother at 66. इस पोएम को My Mother at 66 क्यों बोला गया? एक बच्चे का सवाल था कि मैम ये 66 की रेफरेंस क्या है। तो टाइटल इज वेरी एप्ट क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ द पोएम जो है वो पोएट्स एजेड एंड फ्रेल मदर है। इट एट वंस एस्टैब्लिशेस द कॉन्टेक्स्ट दैट इन विच कमला इज राइटिंग कि मदर जो है, द मदर्स अनएक्सप्रेस्ड पेन, कि 66 साल की औरत है, जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, तो उसकी मदर का एक अनएक्सप्रेस्ड पेन। द पोएट्स वरी अबाउट हर मदर्स फ्रेल हेल्थ, कि उसकी मम्मी की वीक हेल्थ के बारे में और कुछ इमिनेंट यानी आगे आने वाली या उसकी मम्मी की जो आगे आने वाली डेथ है उसको भी हाईलाइट करता है। समझ में आया? एक बार इसका लास्ट 5 मिनट में, एप्ट का मतलब है बहुत ही ज्यादा करेक्ट। एक बार ना मुझे इसका एक काम करना है, मुझे वही इसका थीम एंड वैल्यू लिखवाना है, ना आप लोगों को मुझे इसमें से थीम एंड वैल्यू बताना है। 2-4 मिनट का एक काम है, वो कर हमारी क्लास खत्म करते हैं आज की। बिकॉज आप देख सकते हैं इसके बाद थैंक यू ही है, तो थैंक यू से पहले मैं एक चीज़ करना चाह रही हूँ क्योंकि वो करे बिना मेरा मन नहीं मानता। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इस पोएम की थीम एंड वैल्यू के बारे में बताएं कि इस पोएम में क्या क्या थीम्स एंड वैल्यूज हैं, बिकॉज आप लोगों के आंसर से ना मुझे बहुत कुछ मिल जाता है, तो ये मैं करना चाह रही हूँ। नहीं नहीं, क्लास नॉट एंड। फ्रेल का मतलब होता है बच्चों वीक। अरे अभी नहीं जा रहे, अरे रुक जाओ। वैल्यू ऑफ टाइम, हाँ, वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है। और वैल्यू ऑफ मदर, वैल्यू ऑफ मदर इन लाइफ, और फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन, इसमें हम ये कह सकते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यानी समय और पानी किसी के लिए नहीं रुकता है। और मदर इज एवरीथिंग, फियर ऑफ डेथ, रियलिटी ऑफ एजिंग, वेरी गुड। और बताओ, स्ट्रगल्स इन द लाइफ ऑफ लेडीज, लाइफ ऑफ मदर्स। अब मदर ओल्ड वाली कमला दास की मदर भी हो सकती है,
या खुद कमला दास भी हो सकती है जिसे अपनी मदर को छोड़कर जाना है। डिलेमा ऑफ मदर्स, यहाँ पर ये कमला दास के लिए यूज किया गया है। कंफ्यूज थी वो, खुद अपने यहाँ पे अपनी मम्मी का ध्यान रखे या अपनी अपनी खुद की फैमिली का ध्यान रखे, मतलब अपनी घर गृहस्थी संभाले या अपनी ओल्ड मदर को संभाले। और और बताओ। नथिंग इज परमानेंट, बढ़िया। एक और चीज बताई थी मैंने आपको, जरूरी नहीं है कि जब आप लोग हंस रहे हो तो वो हंसी जेन्युइन हो, ठीक है, जरूरी नहीं है जब आप लोग हंस रहे हो तो वो हंसी जेन्युइन हो। स्माइल्स कैन बी फेक, या फेक की जगह आप लोग अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, डिसेप्टिव। कि जो स्माइल्स होती हैं वो डिसेप्टिव भी हो सकती हैं, झूठी भी हो सकती हैं, ठीक है। लव योर पेरेंट्स और यू शैल रिग्रेट द लॉस। अभी जो समय है उसको इतना अच्छा बना लो, वरना आगे जो समय आएगा उसमें रिग्रेट ही हो जाएगा। देयर बी नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट रिग्रेट। और कुछ, आई थिंक ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है हमने, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, पार्ट 1 है, ये पूरा ही हो जाता है कंप्लीट, जिसका एक होता है उसका पार्ट 1 ही लिखा जाता है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 सब में लिखा जाएगा, बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड मेथड है। बट ये पोएम खत्म है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ही स्टार्ट करेंगे टॉपिक। एक बार मैं आप लोगों से के डाउट्स चेक कर लेती हूँ, अगर कोई पॉपुलर डाउट्स हैं तो। हमारे पास पॉपुलर डाउट्स कोई नहीं है रिसेंट में। बर्डन का मतलब होता है बेटा बोझ, इमोशंस और लॉस ऑफ इमोशंस, लॉस ऑफ रिलेशन। व्हाट इज मेटाफर? बेटा मेटाफर इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बाय वैल्यू ऑफ टाइम, कि जब मौका है तब उन चीजों को एंजॉय कर लिया जाए, वरना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फ्रेल का मतलब वीक, एप्ट का मीनिंग करेक्ट, मेरी चिल्ड्रन का मतलब खुश बच्चे। सेंट्रल आइडिया यही है कि मतलब स्ट्रगल क्या है एक मदर की लाइफ में, और एक डिलेमा क्या हो जाता है किसी भी लेडी की लाइफ में अपनी मदर को छोड़ने का। कर्मामॉर्फिज्म, कर्मामॉर्फिज्म के बारे में मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा, आई गेट बैक टू इट इन द नेक्स्ट क्लास। नहीं, मेटाफर और सिंबोलिज्म दोनों सेम नहीं है, दोनों में फर्क होता है। सिंबल्स हम सिंबल्स को यूज करते हैं चीजों को बताने के लिए। So with this we are done with today's class. Thank you everyone for being a patient listener and attending the class very nicely. किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं है तो मेरी तरफ से आप लोग फ्री हो, जा सकते हो, छुट्टी मनाओ। मिल जाएंगे बेटा लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।